नमस्कार। चैनल 4 न्यूज इंडिया पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास और फिर से आज हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं। प्रेम कुमार जी वो शख्स हैं, वो पत्रकार हैं जिनको सुनने के लिए लोग आंखें बिछाए बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं उनकी टिप्पणियों का, उनके विश्लेषण का। क्योंकि जितना विश्लेषण आंकड़ों का प्रेम कुमार जी कर सकते हैं, शायद राजनीतिक दलों में भी वो विश्लेषण करने के लिए लोगों को ढूंढा जाता है, बताया जाता है। आज हम बात कई मुद्दों पर करेंगे, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि आचार संहिता लगने में सिर्फ उतने दिन बाकी है जितने हम अपने हाथ की हथेलियों उंगलियों पर गिन सकते हैं। तो प्रेम कुमार जी जैसे शख्स आज हमारे साथ है, तो हम कई सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। प्रेम जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो एक कहावत हमारे बड़े बुजुर्गों की जी ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रेम जी, सबसे पहले तो एक कहावत हमारे बड़े बुजुर्गों की ओर से कहा गया था कि जितनी जी चादर उतने पैर पसारने चाहिए, आदमी को चादर से बाहर पैर नहीं निकालने चाहिए। लेकिन कुछ जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो कहते हैं कि चादर भी बड़े करो और पैर भी पूरे पसारो, पैर सिकोड़ने की जरूरत नहीं है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने चादर बड़ी करने की कोशिश की है, पैर पसारने की पूरी कोशिश की है। इसलिए 370 का नारा दिया है भारतीय जनता पार्टी का, और गठबंधन का, एनडीए का 400 पार का नारा दिया है। इसके साथ साथ उनका कहना है कि अब की बार गारंटी के साथ मोदी तीसरी बार सत्ता में आने जा रहे हैं। हम इन्हीं चीजों पे विश्लेषण करेंगे, इन्हीं बातों पे आकलन आपका लेना चाहेंगे। यूपी पे बात करेंगे, बिहार पे बात करेंगे, हरियाणा पे बात करेंगे। हमारे जो चर्चा में शामिल होंगे वो 8 स्टेट्स होंगे प्रेम जी, जहां पे इस बार क्या स्थिति रह सकती है, क्या समीकरण बन सकते हैं। क्योंकि सबकी निगाह इन 8 राज्यों पर है। इन 8 राज्यों में उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं प्रेम जी, बिहार की 40 सीटें हैं, हरियाणा की 10 सीटें हैं, झारखंड की 14 सीटें हैं, कर्नाटका की 28 है, महाराष्ट्र की 48 है, दिल्ली की 7 है और पश्चिम बंगाल की 42 सीटें हैं। कुल मिलाकर 267 सीटें होती हैं प्रेम जी। और इनमें अगर 2019 के चुनाव का नतीजा हम देखें तो उत्तर प्रदेश में 80 में से 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी और अलायंस को मिली थी। बिहार में 39 सीटें 40 में से आई थी, हरियाणा में 10 की 10 स्वीप की थी, झारखंड में 14 में से 11 भारतीय जनता पार्टी को आई थी, कर्नाटका में 28 में से 25 सीटें आई थी और इसी तरह महाराष्ट्र में 48 में से 42 सीटें आई थी। पश्चिम बंगाल में भी 42 में से 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी ले गई थी और दिल्ली में 7 की 7 स्वीप की थी। यह एक आंकड़ा है 2019 का। शायद उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता इस समय उत्साह में है और 370 का नारा दिया है। लेकिन राज्य वाइज अगर हम बात करें, कल गांधी मैदान में बिहार में एक बड़ा जलसा हुआ है जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद थे, लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, सब लोग मौजूद थे, खड़गे साहब मौजूद थे। और वहां पे जो हुजूम देखने को मिला लोगों का वो जबरदस्त था। तो जो नीतीश जी अब की बार पाला बदल के पलटी मार के फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं और 2019 वाले परिणामों को दोहराने का दावा किया जा रहा है। सबसे पहले बिहार की बात कर लेते हैं। पिछली बार 40 में से 39 सीटें आई थी। आपका नजरिया क्या कहता है प्रेम जी 39 को लेकर? प्रदीप जी, बिहार में गठबंधन एक मजबूत स्थिति में है और जमीनी स्तर पर मजबूत दिखाई देता है। जो इंडिया अलायंस है, महागठबंधन है। जी। और जो रैली हुई 3 मार्च को, वो रैली इसकी तस्दीक करती है कि गठबंधन को जनता का व्यापक समर्थन है। ये बहुत बड़ी रैली थी और पूरी तैयारी से हुई थी और पूरा गांधी मैदान जो है भर चुका था। इसके अलावा बाहर दूर तक लोग थे, करीब 12 लाख लोगों की भीड़ थी। लेकिन भीड़ से ही सिर्फ आकलन न करें, भीड़ का चरित्र भी होता है। एक बुलाई गई भीड़ होती है, एक लोग खुद आते हैं। और ये भी देखना होता है कि भीड़ में उत्साह क्या है, उसके तेवर क्या है। तो ये सब महागठबंधन या इंडिया गठबंधन के हक में जाते दिख रहे हैं। दूसरी बात है कि 2019 के मुकाबले जब हम देखते हैं तो 2019 में भी
जेडीयू बीजेपी के साथ थी, अब भी है, लेकिन अब जेडीयू बहुत कमजोर हो चुकी है। जी। उसके पास विधानसभा की में सिर्फ 43 सदस्य हैं। पहले 100 सदस्य के आसपास, मुझे गिनती थोड़ी याद नहीं है, लेकिन हुआ करती थी 100 से कम। लेकिन अब इस घटी हुई ताकत के साथ जब बीजेपी जुड़ी है, आप इस बात को ऐसे भी देखिए कि बीजेपी का अपना कॉन्फिडेंस बिहार में कभी ऐसा नहीं रहा कि वो अपने दम पर चुनाव लड़ने और जीतने, और यहां तक कि मुख्यमंत्री का चेहरा भी कोई दे दे, ऐसी भी हिम्मत बीजेपी ने नहीं दिखलाई। ये यही कारण है कि वहां कोई बीजेपी के पास चेहरा ही स्टैब्लिश नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने भी अभी बिहार के दौरे पर गए, बेगूसराय और औरंगाबाद में रैलियां की। वहां भी उन्होंने जिस तरीके से नीतीश कुमार को उस गोलमाला में जबरदस्ती बुला करके खींचा, जी। जिस गोलमाला से जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह अलग कर दिए गए थे कुछ दिन पहले, हाँ, उस निकाले गए गोलमाला थे। में खींच जी। करके नीतीश कुमार को वो लाए। जी। और तो ये बहुत बड़ी बात थी। इसका बड़ी बात इस मायने में कि नीतीश कुमार अब भी नीतीश कुमार पर अब भी बीजेपी डिपेंड कर रही है और नरेंद्र मोदी डिपेंड कर, ये इससे पता चलता है, क्योंकि उस सभा में चिराग पासवान नहीं पहुंचे। चिराग पासवान मतलब वो व्यक्ति जो नीतीश कुमार को हर हाल में हराने के लिए प्रतिबद्ध और कटिबद्ध है, और विधानसभा चुनाव में हर उस सीट पर जिसने उम्मीदवार दिए जहां नीतीश कुमार ने उम्मीदवार, तो इसका मतलब है कि चिराग पासवान पर भरोसा कर रहे हैं मोदी जी, और नीतीश भरोसा नहीं कर रहे हैं और मोदी जी पर भरोसा, नीतीश कुमार पर भरोसा कर रहे हैं। ये जो स्थिति है, ये स्थिति बता रही कि बीजेपी बेबस है, लाचार है, उसको नीतीश कुमार का साथ चाहिए। और ये जो नीतीश कुमार के साथ वो भी ऐसी परिस्थिति में जब नीतीश कुमार बहुत कमजोर हो चुके हैं, तो ये परिस्थिति बदलेगी। और इस रूप में बदलेगी। पिछले बार 40 में 39 सीटें गठबंधन के पास थी। इस बार मेरी राय में ये लगता है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन, नीतीश कुमार की पार्टी तो एक भी सीट नहीं जीतेगी, ये आप नोट कर लीजिए। और उसके बाद बीजेपी और दूसरे सहयोगी दल जीत 16 सकते हैं। 16 वो सीटें आई थी संख्या पिछली बार। आपको 12 सीटों से ज्यादा दिखाई नहीं देती। दोनों 12 का सीटों से ज्यादा वो जीतती हुई नजर नहीं आती। जी दोनों का मिला के। जी जी, मैं तो नीतीश कुमार के बारे में कह रहा हूं, उनकी पार्टी एक भी सीट नहीं जीतने वाली है इस बार। और भारतीय जनता पार्टी, एलजेपी को भारी नुकसान होने वाला है। 6 सांसद थे, चिराग पासवान और उनके चाचा दो गुटों में बटे हुए हैं। चिराग पासवान को टिकट देगी बीजेपी की नहीं देगी, वो नाराज बैठे हैं। वो इस पर चल रहा है मंथन। यानी एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर भी बहुत बड़ा इशू है। सीट शेयरिंग सेटल नहीं हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं, वो नहीं आए मीटिंग में बिहार और औरंगाबाद में, जबकि उनको आमंत्रित किया गया था एनडीए में। तो इसके अलावा आपको जीतन राम मांझी गया की सीट मांग रहे हैं। वो सीट जो समझिए कि बीजेपी के भी प्रभाव की और जेडीयू के प्रभाव की भी है। जेडीयू की जीती हुई सीट भी जीतन राम मांझी मांग रहे हैं। तो एक तो सीट शेयरिंग होना बहुत मुश्किल है, और दूसरा इसीलिए हो भी इसीलिए जाता है तो। बिहार और महाराष्ट्र की अभी तक लिस्ट जारी नहीं हो पाई। जी बिल्कुल, क्योंकि घटक घटक दलों को संतुष्ट नहीं किया जा पा रहा है, और बीजेपी को अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो आपको हरियाणा में उन्होंने दिखाया, नहीं लड़ेंगे जेजेपी को साथ में लेकर के, अकेले लड़ेंगे। ये कॉन्फिडेंस बिहार में दिखाई है ना, है ही नहीं कॉन्फिडेंस। नहीं, उत्तर अब तो प्रदेश में तो हरियाणा बता में रहे हैं एक कि एक 2 सीट सीट की जय। बात चल रही है प्रेम जी, अब तो हरियाणा में भी एक सीट की बात चल रही है। लेकिन मोटे तौर पर तो पहले तो इनकार ही कर दिया गया ना, अब जी। एकोमोडेशन में एक सीट दी जाएगी। कहने जी। का मतलब ये है, उत्तर प्रदेश में 2 सीट लीजिए जयंत चौधरी जी, हमने दे दिया, लेना लो, नहीं लेना मत लो। वो वाला जो तेवर है, भाव है, वो बिहार में महाराष्ट्र में नहीं दिखता है। ये बिहार में स्पष्ट है कि बीजेपी जो है बैकफुट पर है, वो हथेली उसके नीचे है, मांगने वाले अंदाज में है। जी मतलब 370 में से 12 हम और कम करते हैं, उसके बाद आते हैं यूपी पे। उत्तर प्रदेश 80 में से 64 का आंकड़ा छुआ था 2019 में। अब जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलके मैदान में है, तो आने वाले समय में
एक अंदाजा ये लगाया जा रहा है, जो राजनीतिक गलियारों में खबरें हैं, कि इस गठबंधन का रूप स्वरूप बदल सकता है। कुछ और क्षेत्रीय या बड़ी क्षेत्रीय पार्टी या है इसमें शामिल हो सकती है। यूपी के चुनाव में एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। अगर जो संभावनाएं जताई जा रही है, तो उसके बाद तो काफी मुश्किलें भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ आ सकती है, अगर वो सिरे चढ़ जाता है, जिस तरह की ये चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में चल रही है, प्रेम जी। देखिए प्रदीप जी, आपके प्रश्न को हम थोड़ा सा आसान करते हैं जी कि बीजेपी को 370 सीट आएगी या नहीं आएगी, इसको दो तरीके से देखते हैं। जी एक तो ये कि बीजेपी के प्रति पूरा हम पॉजिटिव हो जाते हैं कि कहां से वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सकती हैं, ये एक तरीका होगा। और दूसरा ये कि बीजेपी कहां पर सीटें लूज करती है, दूसरा तरीका ये होगा। जी दोनों जी तरीकों से हम आकलन कर सकते हैं कि 370 पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। पहले तरीके पर हम आते हैं, सबसे पहले तरीके पर, और शॉर्ट में ही बोलेंगे। और केंद्र शासित प्रदेशों की 92 लोकसभा सीटों पे एक भी सीट जीती नहीं थी, बीजेपी को जीत नहीं मिली। गौर कीजिए, जी 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला करके बीजेपी को 92 लोकसभा सीट में एक सीट भी नहीं मिली थी। ये एक फिगर है। इनमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, अंडमान, दादर एंड हवेली, इस जगह बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। ठीक है, 92 है फिगर। तो यहां संभावना है कि बीजेपी कुछ सीटें जीत सकती है, कुछ गेन कर सकती है। जहां नहीं मिली है वहां तो संभावना रहेगी। तो हम देखते हैं कि यहाँ संभावनाएं जो बीजेपी पैदा कर सकी है, वो आप मोटे तौर पे मान लीजिए कि केरल में हो सकता है एक दो सीट के लिए गुंजाइश बन जाए। तेलंगाना में तेलंगाना नहीं, तेलंगाना इस लिस्ट में नहीं है। इसी तरीके से कुछ आप तमिलनाडु में उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ सीट बन जाए। हम जोड़ के देखते हैं कि 6 सीट हो सकता है पॉजिटिवली जुड़ जाए, बीजेपी आ जाएगी एक्स्ट्रा, जहां 0 थी वहां 6 आ जाए, लाभ हो गया बीजेपी को। उसके बाद 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे थे जहां पर कि 83 सीटें थी और बीजेपी ने सभी 83 सीटें जीती, ऑल 83 सीट्स इन जी 10 स्टेट्स एंड यूटी। तो वो कौन से थे? गुजरात, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान। उत्तराखंड, हिमाचल, त्रिपुरा, अरुणाचल, दिल्ली, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, इसको मान लिया। अब यहां तो वो लूज ही करेगी, लेकिन अभी चलिए लूज पर हम छोड़ देते हैं, मान लिया कि वो एज इट इज रहता है। तो उसके बाद एक और चंक लीजिए जहां बीजेपी का स्ट्राइक 83% था। वो 83 कैसे? एक 5 राज्य, 162 लोकसभा सीट, और इसमें बीजेपी ने 135 सीटें जीती 83% के स्ट्राइक रेट से, बेहतरीन स्ट्राइक रेट। छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इसमें ये 5 राज्य आ गए। अब इसमें से हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी कुछ लूज करेगी या गेन करेगी, अभी इसको हम पेंडिंग रखते हैं। जी माने 100, अब इससे बेहतर, बहुत और बेहतर क्या हो सकता है? 135 जीत लिया आपने, कुछ गेन करेगी इसको भी छोड़ दिया, नहीं लूज करती ये भी मान लिया, हम बहुत पॉजिटिवली सोच रहे हैं। उसके बाद जो बचता है, वो बचता है कि करीब 10 राज्य ऐसे थे जहां 204 सीटों में बीजेपी ने अपने दम पर 86 सीटें और गठबंधन में 128 सीटें जीती। यानी गठबंधन का थोड़ा सा इसमें फिगर है। तो इसमें बिहार आता है, बंगाल आता है, महाराष्ट्र आता है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, असम, मणिपुर, तेलंगाना और गोवा, इसमें गठबंधन भी है, अपना भी है। 204 में अपने दम पर 86 और गठबंधन में 128। इसको अगर हम ठीक से देखें तो यहां पर बीजेपी के लिए, देखिए बंगाल, बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र में सीटें बरकरार रखना बहुत बड़ी चुनौती होगी बीजेपी। बिहार में हमने आपको बताया कि सीटें घटेंगी, बढ़ने का सवाल नहीं उठता। बंगाल में भी नहीं बढ़ने वाला है, महाराष्ट्र में भी घटने वाला है, लेकिन कितना घटने वाला है इस पर अभी हम बात नहीं करते हैं, क्योंकि हम बीजेपी के लिए अभी पॉजिटिव सोच रहे नहीं, हैं। तो सवाल आप ये सवाल तो यही देखिए, है ना कि न घट रहा है, और बढ़ने का अगर हम आंकड़ा देखें तो
मुश्किल से 8-10 सीटें आप जिस तरह से करें, 6 से 10 सीटें जो है वो बढ़ सकती है। फिर मेरे फिर आकलन में कुल मिलाकर के 14-15 सीटें फिर ये इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है जुड़ती दिख रही हैं। कि अगर घटने वाली सीटों का 15 सीटें जुड़ सकती हैं तो कहीं नहीं भी हारे तो 303 और 15 318 होती हैं। जी 370 का तो सवाल ही पैदा नहीं होता इस कैलकुलेशन से। जी मैं यही जानना चाह रहा हूं कि जिस तरह हमने कहा कि पुराने लोग कहते थे कि उतने पैर पसारिए जितना जितनी बड़ी चादर होती है, तो उसके बाद मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि नहीं चादर भी बड़ी करो, पैर भी पसारो। तो ये जो पैर पसारना और चादर बड़ी करने का फार्मूला है, ये भारतीय जनता पार्टी कहाँ से लेके आएगी? ये आत्मविश्वास कौन सा स्टेट भारतीय जनता पार्टी को ऐसा दे रहा है जिसकी वजह से ये नारा दिया गया? क्योंकि मैं आपको देखिए बताऊं प्रदीप कि जी, ये ये 2019 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था हरियाणा का, एक स्टेट का, वहां जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, उसके बाद दोबारा जब चुनाव हुए 19 में, तो अब की बार 70 पार का नारा दिया गया था। वो नारा फ्लॉप हुआ, फेल हुआ, और भारतीय जनता पार्टी 40 सीटों पर सिमट के रह गई। तो ये जो नारा दिया गया है, ये केवल कार्यकर्ता नेताओं का आत्मबल बढ़ाए रखने के लिए है या धरातल पे भी इसकी कुछ वास्तविकता है? ये आप हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश करें। देखिए एक आकलन में तो ये स्पष्ट हो रहा है कि किसी भी सूरत में बीजेपी को 318 सीट से ज्यादा नहीं मिलती है, केवल मिले तब, लॉस को छोड़ दें तब भी। तो इसका मतलब साफ है कि ये चादर पसारने वाली बात है नहीं, या पैर चादर कम रह गए और पैर हम पसार लें, वो भी बात नहीं है। ये जी बस एक इमेजिनेटिव बात है कि हम कल्पना करते हैं कि हम इतना हो जाएंगे। ये सिर्फ कल्पना है, और अपने आप को उत्साह में देना, अपने फॉलोअर्स को उत्साह में रखना, ताकि उनको लगे कि मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा सफल हो सकता है, और जो बीजेपी है वो 370 के पार हो सकती है। लेकिन कहीं भी किसी भी सूरत में 370 पार का नारा सटीक नहीं है, और ये काल्पनिक है, यथार्थ से इसका कोई लेना देना नहीं। जी प्रेम जी, 370-400 का जो नारा दिया गया, उससे पहले जो चर्चाएं होती थी वो ये होती थी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है 272 का आंकड़ा छू पाएगी, किस तरह से जब आकलन होता था सीटों का, समीकरणों का और गठबंधनों के साथ तालमेल का। उसके बाद ये चर्चाएं चलती थी कि अब की बार जो है 272 का आंकड़ा हासिल करना, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, हालांकि मोदी जी का चेहरा है, नाम है, और सबसे लोकप्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी है, एक बात। लेकिन अगर स्टेट वाइज हम देखने की कोशिश करते हैं, तो यही एक एक नैरेटिव निकल के आता था कि स्टेट्स में, अगर अलग अलग स्टेट्स में देखने की कोशिश करें, तो महाराष्ट्र में अलग स्थिति 2019 के मुकाबले 2024 में बनती दिख रही है, बिहार में 2019 के मुकाबले अलग स्थिति बनती दिख रही है, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में अब देखिए कि गठबंधन की टिकटें अनाउंस होने के बाद, सीटें अनाउंस होने के बाद अलग स्थिति बनती दिख रही है। तो जो एक चर्चा 272 की जो राजनीतिक लोग करते थे, या राजनीति के जानकार आप जैसे लोग बड़े जो जानकारी रखते हैं वो करते थे, अब उनका भी एक विश्लेषण जो है वो 370 और 400 पार को लेके होने लग गया। जबकि विश्लेषण, ये 370 का नारा आया, उससे पहले 272 का होता था। देखिए पूरा साइकोलॉजिकल गेम यही है कि भारतीय जनता पार्टी जान रही है कि बीते चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में उसकी हालत पतली है। कई स्टेट्स में तो खुलकर दिख रहा है कि बीजेपी की सीटें घटेंगी, जैसा कि आपने बताया बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, इन सब जगहों पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है। मान लीजिए यूपी को आप थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दें, तो इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी से जो दिल्ली में गठबंधन हुआ है वहां भी सीटें घटेंगी, हरियाणा में भी घटेंगी। तो ये सारी दिख रहा है कि बीजेपी की सीटें घट रही। तो सब लोग 272 नहीं आएगा इस पर बहस करने न लग जाएं, उस बहस को ले जाओ 400 पार और 370। देखिए प्रदीप दबास जी भी प्रेम कुमार से यही बोलवा रहे हैं कि 370 आएगा कि नहीं आएगा ये बताइए। अब हम यही साबित करने में लगे हूं कि देखिए 370 नहीं आएगा।
तो 370 नहीं आए, इस पर डिबेट आ गई है। प्रेम यही जी, बीजेपी चाहती है, यही उनका जो खेल है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया अपने आप को कहता है, और आप और हम तो लंबे समय तक उसका हिस्सा भी रहे, जो मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है उसका तो नैरेटिव ही यही चल रहा है। 400 पार, 400 पार का उनका जो नैरेटिव चल रहा है। कोई एक मेन स्ट्रीम का चैनल ऐसा नहीं है जो 400 पार, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि वो 400 पार कहां से आएंगी, सीटें कहां हैं। आप बिल्कुल वो बता भी नहीं पाएंगे उनके पास, चूंकि जब हम लोग इतना रिसर्च करके बैठे हमें दिख नहीं रहा, तो वो कहां से दिखाएंगे। तो उनको दिखाना मकसद भी नहीं है, वो दिखाना चाहते भी नहीं है। वो बस चाहते हैं कि हम कह रहे हैं और आप मान लीजिए, हम जो बोले उसकी जय जयकार कीजिए। आप मान लीजिए कि मोदी है तो मुमकिन है, आप मान लीजिए कि ये मोदी मैजिक है, होगा और 400 पार सीटें आएंगी, 370 पार होगा और एनडीए 400 पार होगा। यथार्थ पर बात ही नहीं हो, ये उनका कहने का मतलब होता है। प्रेम जी, दिल्ली की बात जी करते हैं। दिल्ली में 7 सीटें हैं, 7 की 7 2019 में स्वीप की थी, लेकिन अब की बार टिकटें भी कटी हैं 2 सीटों पे। जी प्रदीप जी। मैं दिल्ली की बात करना चाह रहा था प्रेम जी, कि 7 की 7 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी 2019 में, लेकिन वो कॉन्फिडेंस दिल्ली में नहीं दिखाई दे रहा है। टिकटें भी कटी हैं, चेहरे भी बदले गए हैं, नए लोग भी आए हैं। 2 सीटों पे अनाउंसमेंट अभी होनी बाकी है, लेकिन चाहे विदुड़ी साहब का टिकट कटा हो, चाहे प्रवेश वर्मा का कटा हो, या मीनाक्षी लेखी का कटा हो, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं कि ये लोकल सांसद की, या गौतम गंभीर ने तो लड़ने से ही मना कर दिया, हालांकि हो सकता है उनको पहले से एक इंडिकेशन हो कि टिकट नहीं हो रही है, तो वो उन्होंने जिस दिन अनाउंस होनी थी उससे शायद उसी दिन या उससे एक दिन पहले ये कहा कि वो अब राजनीति में नहीं रहना चाहते। लेकिन जिस तरह से टिकटें कटी हैं, बटी हैं, आप उसको किस तरीके से देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कॉन्फिडेंस की हम बात कर रहे हैं। बीजेपी आमतौर पर प्रयोग करती रही है और बड़े बड़े प्रयोग करती रही है। विधानसभा चुनाव में आपने देखा केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ा दिया गया। इस बार भी मध्य प्रदेश में हारे हुए सांसद, जो कि वो सांसद जो विधानसभा का चुनाव हार गए, उनको फिर से सांसद का टिकट दिया गया। ये प्रयोग माना जा सकता है। लेकिन इस टिकट का जो वितरण है, इसमें प्रयोग की पूरी तरीके से कमी देखने को मिली है। ओवरऑल जो साहस, जो इनोवेशन दिखाती थी, वो नजर नहीं आया है। दिल्ली में एक दिखता है कि उन्होंने टिकट काटे हैं। ओवरऑल तो टिकट 29% के करीब कटा है, बाकी सबको टिकट मिले हैं। मेरा हाँ, जहां तक यूपी में भी ये अनुमान है मान के चला जा 81 रहा था कि या 71%। मैक्सिमम चेहरों जी को टिकटें नहीं मिलेंगी, लेकिन यूपी में भी जितनी अनाउंस हुई है वो उनमें बहुत कम लोग हैं ऐसा जिनका कोई टिकट कटा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी जी तक मेनका गांधी या फिर उनके बेटे वरुण गांधी को टिकट अनाउंस नहीं हुआ है, या फिर ये पहलवानों वाले केस में जो है ब्रिजभूषण सिंह का नाम आया था, उसके बाद उनका नाम नहीं आया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार किसी भी तरीके का कोई रिस्क भी नहीं लेना चाह रही। हाँ बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि वो जोखिम नहीं उठा रही है बीजेपी, अपने स्वभाव के विपरीत। अब दिल्ली में उन्होंने टिकट काटा, तो इसका कारण है कि वैसे हेट स्पीच बोलने वाले लोग जब इंडिया अलायंस के सामने आएंगे, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सामने बहुत मजबूत गठबंधन है, तो इस सामने में उनको जवाब देना मुश्किल होगा। तो उन्होंने टिकट काटने पर यहाँ पर कैंची चलाई और टिकट काटे। लेकिन ये चीज दूसरी जगहों पर इस तरीके से टिकट काटने से बीजेपी बची, और उन्होंने अपने पुराने चेहरों को ही रिपीट किया और कम से कम टिकट काटे। इससे ये पता चलता है कि बीजेपी अब कोई रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। वो चुनाव हुआ था तो कांग्रेस का इंटरनल सर्वे कह रहा था कि टिकट काटना है, लेकिन वहां ऐसी गुटबाजी थी कि कोई टिकट नहीं कटा, सब टिकट दे दिए गए। नतीजा सामने है सबके। तो उसी तरीके से बीजेपी में, जबकि इंटरनल सर्वे कह रहा है कि आप उम्मीदवार बदलिए, एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन बीजेपी नहीं बदल पा रही है या कम बदल रही है। तो ये जितना वो उम्मीदवार नहीं बदलेगी, वो उसकी मजबूरी है या जो भी वजह है, लेकिन इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। एक बात तो माननी पड़ेगी प्रेम जी, जिस तरह से जी भारतीय जनता पार्टी चाहे
अंदरूनी सर्वे या रिपोर्ट्स कुछ भी कहती रहे, टिकटें बदलनी है नहीं बदलनी है, ये पार्टी और पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला लेती है। उसके बावजूद अगर हम देखने की कोशिश करें कि बाहर कार्यकर्ता के उत्साह में पार्टी कभी कभी नहीं आने देती। रोज नए नैरेटिव सेट कर दिए जाते हैं, रोज उनको एक टास्क दे दिया जाता है और उनको बताया जाता है कि पब्लिक के बीच में इस टास्क को कैसे फैलाना है और उस काम को कैसे पूरा करवाना, अंजाम देना है। इसी काम को कांग्रेस अभी तक नहीं कर पा रही है। जो मैसेज लोगों के बीच में चाहे कांग्रेस की ओर से जाना चाहिए था, वो नहीं जा पा रहा है। किस तरह से कांग्रेस इस चुनाव में उतरने जा रही है, लोगों को अभी तक ये समझाने की कोशिश नहीं की गई है कि इस चुनाव में कांग्रेस लोगों को क्या, देश के लोगों को क्या देने जा रही है। देश का चुनाव है, किस किस मुद्दों पे कांग्रेस ये चुनाव लड़ने जा रही है। भारत जोड़ो न्याय न्याय यात्रा चल रही है। न्याय यात्रा का आप भी, जिस मीडिया की मैं अब थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया का तथाकथित तौर पे बोला जाता है, वो तो कवर कर नहीं रहा। थोड़ा बहुत जो सोशल मीडिया करता है उससे लोगों तक पहुंचती है, लेकिन कांग्रेस वो मैसेज लोगों तक पहुंचाने में आपको क्या लगता है कामयाब रही है, या उसको और मेहनत करने की जरूरत है? देखिए, इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि संगठनिक रूप में बीजेपी ज्यादा सक्षम पार्टी है, कांग्रेस उससे कम सक्षम पार्टी है। और कांग्रेस के पास संगठन का अभाव है, देश में कार्यकर्ताओं की कमी है, और बीजेपी के पास ये एडवांटेज है। लेकिन क्या इस एडवांटेज का बीजेपी को मिलता है या नुकसान कांग्रेस को होता है? क्या चाहती है जनता? अगर चाह ले भी पार्टी को भी सत्ता में बिठा देती है। कांग्रेस के पास तेलंगाना में तो नहीं था जनाधार, और बीजेपी से भी नीचे थी। कांग्रेस नीचे से कई जगहों पर, आम आदमी पार्टी के पास तो जनाधार संगठन नहीं होता है, लेकिन वो जीत जाती है, पंजाब में भी जीत जाती है, गुजरात में अच्छा प्रदर्शन कर लेती है, बहुत सारी चीजें। तो जनता का मूड इस बार जो है नहीं, सवाल तो यही है कि वो जनता, बदलाव सवाल से तो नहीं। यही है कि जनता जनता का मूड आप बता रहे हैं, जनता अब मूड बना चुकी है, और ये बदलाव दिख चाहती है। तमाम यही सारी, कारण है कि आवाज कट गई, मैं सुन नहीं पाया आपकी। हाँ मैं ये कह रहा था कि जनता का मूड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जनता का मूड क्या कांग्रेस पार्टी नहीं समझ पा रही है? तो अगर समझ पा रही है तो फिर जो एग्रेशन चुनाव के दौरान में चाहिए, जो जो आक्रामक तेवर चुनाव के दौरान में चाहिए, वो कांग्रेस के लीडर एक राहुल गांधी को छोड़ के बाकी लोग क्यों नहीं अपना पा रहे हैं? क्यों लोगों के बीच में पहुंचने में देरी या ढिलाई बरती जाए? आक्रामक है, और ये बात सच है कि जिस हिसाब से उसको नेतृत्व मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। लेकिन फिर भी इस समय हम देखें कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की, वो जनता को कनेक्ट करने के हिसाब से महत्वपूर्ण यात्रा रही है। कांग्रेस को इसका फायदा मिला है, और लोकसभा चुनाव में भी इसका फायदा मिलेगा। तेजस्वी ने जो यात्राएं की, उसका कि दूसरे लोग भी यात्रा करने लगे हैं, यानी जनता से कनेक्शन बनाने लगे हैं। और इसी पर डिपेंड करता है चुनाव, इस पर निर्भर करता है कि जनता से कौन निर्भर करता है, इस पर नहीं कि पिछली बार की इसको कितनी सीटें आई थी। जी, एक मुख्य लड़ाई, अब मैं एक दो दिन पहले प्रेम कहेंगे जी कि जनता एक के साथ में खड़ी हो। मैं एक दो दिन पहले एक लेख पढ़ रहा था। तो उस लेख में, किसी अंग्रेजी अखबार का लेख था, उसमें लिखा था कि कांग्रेस की मेन लड़ाई तो 54 पार की है, 54, क्योंकि 54 अगर पार करेगी जब ही मुख्य विपक्षी दल का जो है वो मिल पाएगा लोकसभा में कांग्रेस को। तो जब इस तरह के नैरेटिव सेट होने लग जाते हैं कि सिर्फ 54 पार की लड़ाई है, तो फिर 370 की लड़ाई कैसे कांग्रेस लड़ पाएगी? किसने तय की प्रदीप जी? कोई पार्टी क्या विपक्ष बनने के लिए संघर्ष करती है? ये तो हिपोथेटिकल और हास्यास्पद बात है कि जो 52 की संख्या में वो 54 के लिए लड़ाई लड़ रहा है। ये तो बिल्कुल मजाक करने वाली बात हुई। तो ये स्थिति है कि पिछले पक्ष की का दर्जा देने को तैयार नहीं है। कायदे से तो विपक्ष का दर्जा दे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने देने से मना किया, नहीं दिया। तो ये कोई पॉइंट नहीं है। मूल बात है कि जो सत्ता में है उसके खिलाफ जो गठबंधन है, वो गठबंधन इस सत्ता को, हो सकता है कांग्रेस को विपक्ष के लायक पार्टी संख्या न मिले, फिर भी हो सकता है कि सरकार बदल जाए, क्योंकि ये गठबंधन से सरकार बदलेगी। एक पार्टी तो इस सरकार को रिप्लेस नहीं करेगी, ये भी तय है। जी,
गठबंधन से सरकार बदलेगी, एक पार्टी इस पार्टी को, हाँ, भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को रिप्लेस नहीं कर पाएगी। ये प्रेम जी का कहना है। प्रेम जी का आकलन बिहार को लेके भी आपने सुना, उत्तर प्रदेश को लेके और बंगाल को लेके और महाराष्ट्र को लेके प्रेम जी ने सारी सीटों का जो 2019 में और जो 2024 में समीकरण बनने जा रहे हैं उसको लेके उन्होंने आकलन किया। प्रेम जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जब बोलते हैं तो उनके आंकड़ों में और उनकी बात में दम होता है। प्रेम जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।